नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों ये है हमारे चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 वाला वीडियो। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमने साइन वेव के बारे में पढ़ा, कैसे वो काम करती है, कैसे उसका जनरेशन किया जाता है और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी समझा था। फिर उसके बाद हमने अलग अलग तरह के एसी सर्किट्स के बारे में जाना था, हमने रेजोनेंस क्या होता है इसको समझा था। देन पार्ट 3 में हमने एक्टिव रिएक्टिव पावर, सिंगल फेज पावर सप्लाई के बारे में डिटेल में बात करी थी। आज हम बात करेंगे 3 फेज सिस्टम के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी 3 फेज सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। देखो 3 फेज सिस्टम में हमारे पास क्या डिफरेंट है सिंगल फेज से। तो सिंगल फेज में जैसा आप जानते हो, सिंगल फेज में मिनिमम हमें 2 वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो आप सभी जानते हो, है ना। कौन कौन से 2 तार चाहिए हमें सिंगल फेज में? एक तो हमें चाहिए यार फेज का तार, और दूसरा कौन सा तार चाहिए होता है? न्यूट्रल का तार। जब तक ये दोनों वायर नहीं होंगे हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा? कुछ जगह जुगाड़ करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मानो ये आपका लोड है तो इसको फेज का तार दे दिया और दूसरे एंड पे अर्थ से भी कनेक्ट किया जाता है, पर ये थोड़ा सा जुगाड़ू सिस्टम है। स्टिल यहाँ पे 2 वायर तो यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। एक तार अर्थ से भी तो चाहिए ना। तो सिंगल फेज सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 तारों की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि 3 फेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो 3 फेज सिस्टम में कई तरह के वायरिंग्स हो सकते हैं। पहला जो है, मिनिमम आप 3 फेज का अगर सिस्टम है तो मिनिमम 3 वायर से आप काम चला सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिंपल 3 तारें हो 3 फेज की तो भी आपका काम हो सकता है। इस तरह के सिस्टम को 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं। फिर दूसरा 3 फेज टाइप का सिस्टम जो होता है उसे बोला जाता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, जो कि यहां मैंने इमेज में भी दिखाया है। तो ये है 3 फेज 4 वायर वाला सिस्टम। इसमें देखो आपको 3 तारें तो कौन कौन सी दिख रही है? 3 तारें यहाँ पे आपको दिख रही है। पहली तार ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली है। तो इसको हम आर फेज बोल रहे हैं, इसको वाई फेज, इसको हम बी फेज। ये आर वाई बी हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए नाम देते हैं। एक्चुअली बिजली में कुछ आर वाई बी नहीं होता है, बस उसकी कलर कोडिंग हम तारों को आसानी से पहचान सके, इसके लिए हम आर वाई बी उसको कलर कोड कर देते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसको हम L1, L2, L3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा नाम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा चौथा वायर जो है इस डायग्राम में वो है न्यूट्रल का वायर। तो इसीलिए हम लोग इसे 3 फेज 4 वायर सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 तारे हैं। और कौन सा सिस्टम हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा 3 फेज सिस्टम में एक और सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं 3 फेज 5 वायर सिस्टम। अब ये 5वां तार किस चीज का है दोस्तों? एक 3 फेज सिस्टम में 5वां तार अगर है तो वो किसका हो सकता है? वो ग्राउंड का हो सकता है। तो ग्राउंड के लिए भी अगर आपको वायर दिया जा रहा है तो वो हमारा ग्राउंडिंग के लिए वायर है। तो वो 3 फेज 5 वायर सिस्टम हुआ। कैसे? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वायर न्यूट्रल का और 5वां वायर ग्राउंड का। तो इस तरह से 3 फेज 5 वायर सिस्टम हो सकता है। अब 3 फेज सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? सिंगल फेज से में क्या दिक्कत थी? सिंगल फेज अच्छा काम कर रहा था, पर सिंगल फेज की कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? चलो देखते हैं। जैसे मानो ये कोई वाइंडिंग है, अब इस वाइंडिंग से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये आप जानते ही हो कि अगर किसी भी तार से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी वाइंडिंग से या किसी कॉइल से, किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो उस तार के आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बिल्कुल सही पकड़ है। तो सिंगल फेज का करंट हम फ्लो करवा रहे हैं। अब सिंगल फेज सिस्टम में होता यह है कि जो करंट है ये अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें करंट जो है वो फेज से न्यूट्रल की तरफ जाता है। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल जब आती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट है वो न्यूट्रल से फेज की तरफ बहने लगता है ना। तो अब यहां पे आप देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, जब करंट फेज से न्यूट्रल की तरफ आ रहा था, मानो ये फेज का तार है और ये वाला न्यूट्रल का तार है, तो जब करंट फेज से न्यूट्रल की तरफ आ रहा है तो मान लेते हैं हम लोग कि जो हमारा नॉर्थ पोल है मानो इस तरफ से बन रहा है और साउथ पोल इधर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हाफ साइकिल में जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, यानी करंट जब न्यूट्रल से फेज की तरफ फ्लो करने लगा, तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। अब नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इस तरफ बनेगा, ठीक है।
तो जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या करेगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ एक बार इधर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद नॉर्थ इधर आएगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर थोड़ी देर बाद राइट हैंड साइड पे। यानी मैग्नेटिक फील्ड, सिंगल फेज सिस्टम का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, पल्सेटिंग होता है, ऑल्टरनेट करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है ना। पर जबकि थ्री फेज सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो बनता है कांस्टेंट बनता है और रोटेटिंग नेचर का बनता है। इसके बारे में डिटेल में जब मैं मोटर का आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, वहां पे मैं समझाऊंगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ठीक है। पर आप इसको इस तरह से समझो कि थ्री फेज सिस्टम में, सिंगल फेज सिस्टम में तो एक ही वाइंडिंग है, थ्री फेज सिस्टम में ऐसी तीन वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ऐसे है, दूसरी वाइंडिंग इस तरह से है और तीसरी वाइंडिंग इस तरह से है ना। अब इसको जब हम थ्री फेज सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, मैं ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं आगे जब लेक्चर्स में मोटर समझाऊंगा ना वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। पर आप ये समझिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ है ये कैसा है, रोटेटिंग है। जैसे यानी आप जब इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो नॉर्थ पोल की नॉर्थ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग नजर आता है हमें। ये रोटेटिंग कैसे हो जाता है कि हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसका हमें बहुत फायदा मिलता है। फायदा क्यों मिलता है, क्योंकि थ्री फेज मोटर्स जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, उन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें कोई कैपेसिटर नहीं लगाना पड़ता। पर सिंगल फेज सिस्टम में प्रॉब्लम ही यही थी भाई, उसे कंडेंसर लगा के उसे शुरू करना पड़ता है। ट्रेन में आप बैठे होंगे तो कई बार पंखा नहीं चलता ना, तो फिर उसको पेन से लेके घुमाना पड़ता है। क्यों भाई, वो सिंगल फेज सप्लाई पे चल रहा है बेचारा, थ्री फेज का होता तो मस्त घूमता, ठीक है। इसके अलावा भी थ्री फेज सिस्टम के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आगे समझेंगे। चलो देख लेते हैं। वेव फॉर्म की अगर हम वेव फॉर्म, इसके बाद हम लोग वेव फॉर्म की बात करते हैं। देखो सिंगल फेज सिस्टम का जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह का है, ये हमारा सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा जो अब सिंगल फेज सिस्टम में आप देखिए क्या होता है कि इस टाइम इंस्टेंट पे 90 डिग्री पे मैग्नेट, इस पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कैसी है, मैक्सिमम है ना। फिर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 आ रही है, फिर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, नेगेटिव मैक्सिमम हो रही है ना। फिर से वोल्टेज की वैल्यू 0 हो रही है। तो सिंगल फेज सिस्टम में वोल्टेज जो है वो एक साइकिल के अंदर दो बार 0 होती है। यहाँ पे एक बार 0 हो रही है और दूसरी यहाँ पे 0 हो रही है। अब सिंगल फेज का पावर का फॉर्मूला आपको याद है, वोल्टेज इनटू में करंट इनटू में पावर फैक्टर, जिसको हम cos फाई भी कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे और सेकंड वोल्टेज की वैल्यू जब 0 होगी यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स पे जब आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा, ये भाई साहब जब 0 हो जाएंगे तो पावर की वैल्यू कितनी होगी, पावर की वैल्यू भी इन टाइम इंस्टेंट्स पे 0 हो जाएगी ना। जैसे जैसे वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है पावर की वैल्यू भी कम ज्यादा होती है। तो सिंगल फेज सिस्टम में जो पावर होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, जबकि थ्री फेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। थ्री फेज सिस्टम में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप देखो, जैसे यहां पे देखते हैं 90 डिग्री के लिए देखते हैं, चलो 90 डिग्री पे आर फेज का जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, जबकि वाई फेज और बी फेज का वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में मैक्सिमम नहीं है पर नेगेटिव में कुछ वैल्यू है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं 180 डिग्री पे, चलो देखते हैं 180 डिग्री पे अगर हम देखें आर फेज तो 0 है, पर उस वक्त पे वाई फेज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, जबकि बी फेज की वैल्यू भी उस वक्त क्या है, नेगेटिव है। तो तीनों फेज में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे तीनों फेज एक साथ 0 कभी नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान आपको रखना है। सिंगल फेज सिस्टम में अलग अलग, सिंगल फेज सिस्टम में एक साइकिल के अंदर 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे आपका जो वोल्टेज है वो 0 हो जाता है, पर थ्री फेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता। थ्री फेज सिस्टम में जो तीनों फेजेस हैं वो साथ में कभी भी 0 नहीं होते हैं। मान लो आपको कोई लोड है ना, उसको आपने तीनों फेज सप्लाई दे रखी है, तो तीनों फेज सप्लाई देने का फायदा यही होगा, जो उसको पावर मिलेगी वो कैसे मिलती है, थ्री फेज सिस्टम में पावर जो होती है वो कांस्टेंट होती है। थ्री फेज का पावर का फॉर्मूला याद है किसी को, √3 लाइन वोल्टेज इंटू में लाइन करंट इंटू में पावर फैक्टर। अब यहां पे लाइन वोल्टेज की वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं, समझ रहे हो, तो हमारी पावर इसमें कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट बढ़ो भाई आगे। तो थ्री फेज सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं सिंगल फेज के ऊपर, इसको समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि थ्री फेज सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होता है, रोटेटिंग नेचर का होता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। जबकि सिंगल फेज मोटर्स जो होती है, सिंगल फेज सिस्टम जो होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग का मतलब क्या है,
एक तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हर हाफ साइकिल के बाद क्या होगी, चेंज हो जाएगी, हमने पीछे देखा था। दूसरा, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जीरो होगा। जबकि 3 फेज सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो होता है वो रोटेटिंग तो होता है, पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, वो जीरो कभी नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है, 3 फेज मोटर्स जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, हमने पहले ही पढ़ा था, जबकि सिंगल फेज मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। फिर 3 फेज मोटर्स का जो पावर फैक्टर होता है सिंगल फेज मोटर्स के मुकाबले बेहतर होता है। जबकि अगला पॉइंट अगर हम देखें तो साइज का कंपैरिजन अगर हम करें तो सेम किलोवाट रेटिंग के लिए सिंगल फेज की जो मोटर्स होंगी, साइज का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सिंगल फेज की जो मोटर होगी, सेम अगर दो मोटर आपने लिए है, एक मोटर सिंगल फेज की है और दूसरी मोटर 3 फेज की है, दोनों के डायमेंशंस अगर आपने सेम रखे हैं, डायमेंशंस मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, दोनों के डायमेंशंस अगर सेम है तो सेम साइज के लिए 3 फेज की जो मोटर है वो हाई आउटपुट देगी आपकी, क्योंकि उसमें पावर कभी जीरो होगा ही नहीं, कांस्टेंट पावर देती है, इसलिए आउटपुट पावर हाई होती है। सिंगल फेज मोटर बेचारी पल्सेटिंग टॉर्क देती है, तो इसलिए उसका बल्कि आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर रिक्वायर्ड की बात करें तो 3 फेज ट्रांसमिशन के लिए जो करंट 3 फेज सिस्टम में जो हमें पावर ट्रांसफर करनी होती है, तो सेम पावर को ट्रांसफर करने के लिए 3 फेज सिस्टम में हमें कम करंट देना पड़ता है। 3 फेज सिस्टम में देखो वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है, 415 वोल्ट होती है, जबकि सिंगल फेज सिस्टम में वोल्टेज की वैल्यू 230 वोल्ट ही होती है, ठीक है। तो सेम किलोवाट आउटपुट पावर के लिए हमें जो कॉपर की मात्रा रिक्वायर्ड होती है 3 फेज सिस्टम में वो कम होती है, जबकि सिंगल फेज सिस्टम में वायर का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक। फिर 3 फेज मोटर्स जो होती हैं वो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होती है और उनको मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग है भाई, वो चलती रहती है सालों साल, तो उसमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत आती नहीं है। सिंगल फेज मोटर्स में दिक्कत यह है कि भाई कभी कंडेंसर खराब हो गया, कभी कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत है, तो ये कई सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें 3 फेज मोटर्स में मिलते हैं या 3 फेज सिस्टम में मिलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 फेज जनरेशन होता कैसे है। जनरेशन का कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर ही है। सिंगल फेज में जनरेशन कैसे हो रहा था याद है, तो फेरेडे भाई साहब ने हमें बताया था। फेरेडे सर ने क्या बोला था हमें कि भाई किसी भी तार को, ये मानो कोई तार है, इस तार को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं, तो आप जान रहे हैं देखो जैसे ये आपका क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ घूम रहा है। तो सिंगल फेज सिस्टम में पावर कैसे जनरेट होती है, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम किनको, अपने फेरेडे सर को। तो फेरेडे सर ने हमें ये बताया था क्या कि भाई आप किसी तार को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो उस तार में क्या जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है ना। याद आ रहा है कुछ कि व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, यानी आपका एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अंदर आप इस कंडक्टर को रोटेट करा लो, उसको घुमाओ, तो इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो 3 फेज सिस्टम में इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 3 वाइंडिंग्स को प्लेस करते हैं। थोड़ी सुंदर सी वाइंडिंग बना देता हूँ, मानो ये एक फेज की वाइंडिंग है, सुंदर नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, ये दूसरे फेज की वाइंडिंग है, ठीक है। तो मानो ये ओके, ये एक फेज है, सेकंड फेज, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या है, 3 अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है। अब इन वाइंडिंग्स को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कराएं तो इन वाइंडिंग्स में ईएमएफ फील्ड, इन वाइंडिंग्स में क्या बनेगा, ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, जो 3 फेज का जनरेटर है उस जनरेटर में मानो आपने क्या कर रखा है, ऐसा वाइंडिंग, अब 3 फेज में पावर जनरेशन कैसे होता है। 3 फेज में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज में थोड़ा सा कुछ उल्टा किया जाता है। 3 फेज में ये आपका मानो स्टेटर है, ठीक है। अब स्टेटर में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को प्लेस करते हैं,
3 फेज की वाइंडिंग होती है ऐसे, ठीक है। अब इन तीनों वाइंडिंग्स के बीच में आपको पता होना चाहिए कि जो 3 फेज की वाइंडिंग होती है, मानो ये आर फेज की वाइंडिंग है, ये वाई फेज की वाइंडिंग है और ये बी फेज की वाइंडिंग है, तो इन तीनों के बीच में कितना डिफरेंस रखा जाता है? इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस रखते हैं 120 डिग्री का, यानी आर और वाई के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस, वाई से बी के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस और बी से आर के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस। यानी एक जनरेटर पे जब वाइंडिंग को लपेटा जाता है, जनरेटर का जो स्टेटर होगा उसके ऊपर वाइंडिंग को हम लपेट रहे हैं, तो इन वाइंडिंग्स को इस तरह से लपेटा जाता है कि इन तीनों वाइंडिंग्स के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस रहे। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है ये कि जब इसमें हम लोग जब इन वाइंडिंग्स में हम ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे, तो ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? ये ईएमएफ कुछ इस तरह का इंड्यूस होगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपका आर फेज का वोल्टेज है, अब ये 90 डिग्री है और ये है आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो आर से 120 डिग्री के बाद वाई फेज में क्या शुरू हुआ? वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू हुआ। इससे पहले नेगेटिव था, है ना। तो यहां से आप देखो कि यहां से इसमें आर से 120 डिग्री के बाद वाई फेज का वोल्टेज आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि आर फेज वाई फेज से 120 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। अब ये 120 है, अब यहां पे बी देखो, बी कहां पे शुरू हो रहा है? बी शुरू होता है 240 डिग्री पे, यानी वाई फेज से बी फेज के बीच में कितने एंगल का फर्क है? 120 डिग्री का। तो मोटा मोटी बात यह है कि जब हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं तो वाइंडिंग्स को 3 फेज सिस्टम में आर वाई बी को 120 डिग्री पे 120 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस करके वाइंडिंग को लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज बनता है 3 फेज में वो भी तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री के डिफरेंस पे शुरू होता है, ठीक है। तो अगर आर 0 डिग्री पे है तो हम बोलेंगे वाई 120 डिग्री पे शुरू होगा और बी कितना होगा? 240 डिग्री पे शुरू होगा। तो तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब वोल्टेज जनरेट कैसे कराई जाती है? देखो, वोल्टेज जनरेट कराने के लिए होता यह है कि ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर का जो स्टेशनरी पार्ट होता है, उस स्टेशनरी पार्ट पे हम लोग वाइंडिंग को लपेटते हैं तीनों फेजेस की। तो आर वाई बी की जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी? आपके जनरेटर के स्टेशनरी पार्ट पे लपेटी जाती है, और बीच वाला जो पार्ट है, मूविंग पार्ट जो होता है, उस पर क्या होता है? मैग्नेट होता है। मैग्नेट आप वो सप्लाई देके जनरेट करवा लो या परमानेंट मैग्नेट रख लो, वो जनरेटर के टाइप पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग डिजाइन के वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस मैग्नेट को हम लोग ये जो रोटर वाला पार्ट है जिसपे हमने मैग्नेट लगा रखा है, या फिर आप कॉइल की मदद से मैग्नेट जनरेट भी कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और इस रोटर को हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं? टरबाइन के साथ, स्टीम टरबाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कोयले की मदद से भाप बनाया जाएगा या फिर और किसी भी मेथड से हम लोग स्टीम को जनरेट करा के टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन रोटर को घुमाएगा और इस रोटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। इस रोटर का मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करता है तीनों वाइंडिंग्स के साथ। जब भी ये वाइंडिंग के साथ इंटरैक्ट करेगा तो तीनों फेजेस में 120 डिग्री के एंगल के डिफरेंस के साथ क्या जनरेट हो जाएगा? वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि सिंगल फेज सिस्टम में एक वाइंडिंग होती थी, 3 फेज सिस्टम में 3 वाइंडिंग होती है। इतना सही फर्क है, ठीक है। फिर इस जनरेटेड वोल्टेज से जो आपका 3 फेज वोल्टेज जनरेट हुआ है, उससे आप अपना कोई भी लोड चलाइए, तो हो यहाँ पे ये रहा है कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला लोड है किसी इंडस्ट्री में, इसलिए मैंने यहाँ पे मोटर का एग्जांपल लिया है। ओके, ठीक है।
इसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। एक बार आपकी RYB सप्लाई आपने जनरेट कर ली तो आप अपने लोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे अगर आपका सीधा सीधा 3 फेज का लोड है तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस है वो अलग अलग लोड्स पे अलग अलग होती है। जैसे कहीं पे कुछ लोड जो होते हैं वो 415 वोल्ट रेटेड होते हैं, कुछ 400 वोल्ट भी रेटेड होते हैं, कुछ लोड 440 वोल्ट पे भी रेटेड होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस लोड की वोल्टेज क्या है। ज़्यादातर लोड वैसे 415 वोल्ट पे ही रेटेड किए जाते हैं 3 फेज के जो होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 3 फेज की मोटर है तो इसे हमने RYB के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर सिंगल फेज का लोड चलाना है तो क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज के लोड को चलाने के लिए आप क्या करेंगे, एक फेज का तार और दूसरा न्यूट्रल का तार सप्लाई पे दे देंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि न्यूट्रल बनता कैसे है। यहाँ पे आप देखो कि मैंने पीछे आपको बताया कि 3 फेज सिस्टम में हम लोग 3 वाइंडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये एक वाइंडिंग हुई, ये दूसरी वाइंडिंग हुई और ये तीसरी वाइंडिंग हुई। इन वाइंडिंग्स को आपस में हम 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका जो होता है इसको हम लोग स्टार कनेक्शन कहते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या किया जाता है, तीनों वाइंडिंग्स के एक एंड को हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं और ये जो कॉमन पॉइंट बनता है इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 3 वाइंडिंग्स का जो पॉइंट कॉमन है, इस पॉइंट को आपने कॉमन करके आगे भेज दिया है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है और इसी को हम लोग न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है लाइन और फेज वोल्टेज की। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, तो ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है। सिंपल आप इतना समझिए, तो लाइन वोल्टेज और फेज, अब बात करते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेजेस की। तो जब भी 3 फेज या फिर उससे ज्यादा, जब भी हम सिंगल फेज से ज्यादा फेजेस की बात करेंगे, 3 फेज है या फिर और कोई दूसरी तरह का सिस्टम है, तो वहां पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये क्या होता है, चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। इस भाई साहब को आपने देखा कहीं पे, रावण जैसा नहीं लगता कभी कभी देखने, रावण का पुतला खड़ा है, पर भाई ये बहुत काम की चीज है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन का टावर है। तो इस पे से इस तरह से आपने देखा होगा अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन इससे क्या करती है, फ्लो करती हैं। तो ये भाई एक आर फेज मैंने नाम दे दिया, वाई फेज दे दिया, बी फेज दे दिया। प्रोफेशनली आप वैसे इन्हें लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 कहते हैं। तो इन तारों को क्या कहा जाता है, याद है? अगर इस टावर का नाम है ट्रांसमिशन लाइन टावर, और ये किसका टावर, ये किसका वायर है, ये अर्थ का वायर है। ये किस चीज का वायर है, ये ऊपर आपका ऊपर, ये हमारे पास ऊपर वाला ये जो वायर आपको दिख रहा है ये अर्थ का वायर होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में मौका मिले तो ये आइडेंटिफाई करना है इन वायर्स को, ठीक है। तो ये RYB, ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये 3 लाइन आपको दिख रही है, इनको बोलते क्या है? इस टावर को तो ट्रांसमिशन लाइन टावर कहते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइंस है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है एक तार, तो ये क्या है, ये रेड फेज की लाइन है या रेड फेज की ट्रांसमिशन लाइन है। इसी से सेकंड जो आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई फेज की ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और ये तीसरी जो है ये हमारी क्या है, ये बी फेज की ट्रांसमिशन लाइन है। तो ऊपर आर की लाइन जा रही है, बीच में वाई की लाइन जा रही है और तीसरी वाली बी की हमारी लाइन है ना। तो इन सिंगल तार की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंगल तार को हम लोग बोल रहे हैं आर लाइन, वाई लाइन और बी लाइन, या फिर इनको आप आसानी से L1, L2, L3 भी कहते हैं। L1, L2, L3 का मतलब लाइन ही है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो ये बोलने में ज्यादा आसान होता है और बुक्स वगैरह में भी जनरली L1, L2, L3 करके ही दिखाया होता है, ठीक है। तो मैं ये R लाइन, Y और B हटा देता हूं, इसको हम आगे से L1, L2, L3 बोलेंगे। ये तो समझ में आया। अब आप यहां पे देखो जरा, ये L1 जो है हमारे पास, L2 और L3, अगर आप L1 और L2 के बीच का वोल्टेज नापेंगे
L1 और L2 के बीच का वोल्टेज नापेंगे तो इस वोल्टेज को बोला जाएगा क्या, लाइन वोल्टेज। यानी आपने एक मल्टीमीटर लिया या एक वोल्ट मीटर लिया और कहां पे लगा दिया, वोल्ट मीटर आपने दो ट्रांसमिशन लाइंस के बीच में लगा दिया। ट्रांसमिशन लाइन ही तो है यार, ये RYB की जो थी ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स ही थी। तो दो ट्रांसमिशन लाइन्स के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा सर, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। किन्हीं भी दो का हो सकता है, किन्हीं भी दो का मतलब किन्हीं भी दो का। तो जैसे आपने ये लगाया, नाप लिया वोल्टेज, L2 और L3 का नापा तो भी लाइन वोल्टेज, L1 और L2 का नापा तो भी लाइन वोल्टेज, L1 और L3 के बीच का वोल्टेज नापा तो भी लाइन वोल्टेज। तो किन्हीं भी दो ट्रांसमिशन लाइंस के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, फिर फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, देखो लाइन वोल्टेज समझ में आ गया तो फेज वोल्टेज भी समझ में आ जाएगा। फेज वोल्टेज होता है जब हम किसी एक ट्रांसमिशन लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज नापते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा। तो दो लाइंस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज। जैसे आपने L3 और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज नाप दिया तो ये क्या हो गया, L लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हो गया, L3 और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो इसको आप बोलेंगे कि ये फेज का वोल्टेज है। यानी अगर मुझ आपसे कोई ये पूछता है कि भाई बी फेज का वोल्टेज क्या है, तो बी फेज के वोल्टेज का मतलब क्या है कि आपने वोल्टेज नापा है बी फेज और न्यूट्रल के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे भाई आर फेज का वोल्टेज कितना है, ठीक है, अब वैसे लोग बोलने के लिए बोलेंगे सर सिंगल फेज मतलब सिंगल तार क्या वोल्टेज कैसे बताएंगे हम लोग, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे आर फेज का वोल्टेज क्या है, तो फेज का अकेले एक तार का कोई वोल्टेज नहीं होता है। वोल्टेज अगर हम नाप रहे हैं तो आर फेज की अगर बात हो रही है और उसको वोल्टेज हम नापेंगे तो हम कैसे बताएंगे, फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो अगर आप 230 वोल्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने एक लाइन लिया और दूसरा मल्टीमीटर का टर्मिनल आपने न्यूट्रल पे रखा, तब आपको जो वोल्टेज मिला वो कितना मिला, 230 वोल्ट मिला। और तीसरा अगर आप नापना चाहें वाई और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज तो वो भी 230 वोल्ट मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा, है ना। लाइन वोल्टेजेस की बात कर रहे थे तो लाइन वोल्टेजेस को कैसे दिखाते हैं, लाइन वोल्टेजेस का हो सकता है जैसे आपने आर और वाई लाइन के बीच में नापा हो, वाई और बी लाइन के बीच में नापा हो, या फिर आपने आर और बी के बीच में नापा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका लाइन वोल्टेजेस होता है। लाइन वोल्टेजेस की वैल्यू थ्री फेज सिस्टम में इंडिया में कितनी होगी, जनरली हमारी जो वोल्टेज होगी वो 415 वोल्ट होगी। वोल्टेज लेवल हाई है तो 11 के भी हो सकती है, 66 के भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हम लोग 415 वोल्टेज लाइन वोल्टेज की वैल्यू मानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपने ऊपर देखा होगा वो क्या था, ये था। अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस तरह से अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो इसमें लाइन वोल्टेज जो होती है वो कितना होती है, फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होती है। एक रिलेशनशिप है, इसका पूरा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में रटवाना नहीं चाह रहा हूं आपको, पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन कैसे हम लोग याद करेंगे, है ना। तो हमारे काम का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद रखते हैं। तो वही वाली बात जो पीछे मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये आर की लाइन है ना, तो सिंगल आर जो है, आर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज आपका एक फेज बना रहा है, फर्स्ट फेज, बी और न्यूट्रल मिलके सेकंड फेज बना रहा है, और वाई और न्यूट्रल मिलके तीसरा फेज आपका बना रहा है। ठीक है, तो जब आप वोल्टेज नापते हैं किसके किसके बीच में, वोल्टेज जब हम नापते हैं दो लाइंस के बीच में, जैसे यहाँ पे आपने आर का लाइन या लाइन 1 कह लीजिए और बी का लाइन या लाइन 2 कह लीजिए, इसके बीच का वोल्टेज नापा तो वो 440 वोल्ट या 415 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे नाप रहे हो। ट्रांसफॉर्मर के पास में नापोगे तो 440 वोल्ट मिलता है, लोड के पास में जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से वोल्टेज कम मिलता है, 415 वोल्ट आ जाता है, लोड के पास उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे हमने थोड़ी बात कर ली है, फिर से बात कर लेते हैं। थ्री फेज सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्री फेज जो वाइंडिंग्स होती है हमारी, ये
दो तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मोटर की बात कह लीजिए, जनरेटर की बात कह लीजिए, या फिर ट्रांसफार्मर की बात कह लीजिए, जिसमें भी 3 फेज वाइंडिंग होगी साधारणतः, नॉर्मली, जनरली। वैसे इसके अलावा भी टाइप्स हैं पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली यही 2 टाइप होंगे, ठीक है। कौन कौन से? स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन मैंने अभी बताया आपको। स्टार कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलो फिर से दोबारा से बताता हूँ। स्टार कनेक्शन बनाने के लिए देखो, सबसे पहले तो जो आपकी 3 वाइंडिंग्स होंगी ना, तो वाइंडिंग से जितने भी एंड है इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया, पहली वाइंडिंग को मैंने बोल दिया इसके 2 एंड हैं तो इनको A1 A2 कह देते हैं। सेकेंड वाइंडिंग को हमने नाम दे दिया B1 B2। थर्ड वाइंडिंग को नाम दे दिया मैंने C1 C2, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक एंड को आप शॉर्ट कर दीजिए, इस तरह से ऐसे शॉर्ट कर दीजिए, यानी A2 B2 C2 को कॉमन कर दीजिए। तो अब वो कनेक्शन कौन सा कहलाएगा? वो कनेक्शन हमारा कहलाएगा स्टार कनेक्शन, ठीक है। वो कनेक्शन क्या कहलाएगा? स्टार कनेक्शन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है पार्ट 3 में, तो ध्यान से देख लेना एक बार। मैं जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ पे आप आर फेज से कनेक्शन दे दो, फिर यहाँ पे आप वाई फेज से कनेक्शन दे दो, और तीसरे पे आप बी फेज से कनेक्शन दे दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह का कनेक्शन आपका कहलाता है स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, याद है किसी को? डेल्टा कनेक्शन करने के लिए क्या हम लोग करते हैं? डेल्टा कनेक्शन करने के लिए ऑल्टरनेट वायर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मानो देखो, ये अगर A1 A2 आपका वायरिंग है, और ये सेकंड वाइंडिंग है B1 B2, और ये थर्ड वाइंडिंग है C1 C2। तो देखो A2 को B2 के साथ जोड़ना है, A2 को B1 के साथ जोड़ना है, सॉरी A2 को B1 के साथ जोड़ना है, जोड़ दिया। फिर आपने B2 को किसके साथ जोड़ना है? C1 के साथ जोड़ना है। B2 को आपने C1 के साथ जोड़ना है, जोड़ दिया। तीसरा आपका A1 को C2 के साथ जोड़ना है, A1 को आपको C2 के साथ जोड़ना है, जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका RYB। यहाँ पे इन तीनों एंड पे आप सबका सप्लाई की कनेक्शन दे दो, तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे स्टार और डेल्टा कनेक्शन है। इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो पिछला अगर पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लेना यार, वहां पे सब कुछ कवर किया हुआ मैंने। आप बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारा स्टार कनेक्शन सिस्टम होता है, इस स्टार कनेक्शन सिस्टम में तीनों फेज की जो वाइंडिंग्स होती है, उन वाइंडिंग्स का जो कॉमन पार्ट है, जहां पे तीनों वाइंडिंग्स का जो पार्ट हम एक साथ जोड़ दे रहे हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ लोड एंड पे तीनों वाइंडिंग्स का जो हमने कॉमन पार्ट किया है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कह रहे हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो 3 फेज सिस्टम में आता है वो है फेज सीक्वेंस। अब फेज सीक्वेंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिए। देखिए, जब हम लोग जनरेशन की बात कर रहे थे, कहाँ गया हमारा जनरेशन? यहां पे मैंने आपको समझाया था, आर से 120 डिग्री के बाद कौन? वाई से 120 डिग्री के बाद कौन? बी। RYB ये एक फेज सीक्वेंस है। अब फेज सीक्वेंस से फर्क क्या पड़ता है? फेज सीक्वेंस से फर्क यह पड़ता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज सिस्टम में बनता है, 3 फेज सिस्टम में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैंने आपको बताया था, राइट। 3 फेज सिस्टम में ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन की डायरेक्शन है कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी एक जो मोटर है वो मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर 3 फेज की मोटर है, वो डिपेंड करता है कि आपने RYB को किस सीक्वेंस के साथ कनेक्ट किया है। तो इसीलिए 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, और इसी के लिए हम कलर कोडिंग भी तो कर रहे हैं कि हमें पता होगा कि भाई RYB का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, और हमारी मोटर करेक्ट सीक्वेंस में घूम रही है या नहीं घूम रही है, ठीक है। अगर आप 3 फेज मोटर को करेक्ट सीक्वेंस में कनेक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट फेज सीक्वेंस के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है मोटर रिवर्स डायरेक्शन में। अगर आप 3 फेज मोटर को जो पोलैरिटी है, उसका जो फेज सीक्वेंस है, वो गलत कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? हमारी मोटर जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में घूमने लगेगी, उल्टी घूमने लगेगी, और इससे कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। लिफ्ट है, ठीक है, ऊपर जाना था, नीचे घूमने लग जाएगी, तो कैसे ऊपर जाने के बदले नीचे पहुंच जाओगे?
है ना। तो कुछ और डैमेजेस हो सकता है। प्रोसेस लाइन में काफ़ी सारे प्रोसेस लाइन है जहाँ पे मानो बॉटल्स है, फॉरवर्ड जाना था बॉटल्स को, आपने पीछे घुमा दिया तो पूरी आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वही खराब हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। कई बार अगर हम लोग फेज सीक्वेंस का प्रॉपर ध्यान ना रखें और गलत वायर्स को एक साथ कनेक्ट कर दें तो इससे भी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए जैसे ये हमारे 3 फेज का सिस्टम है RYB, है ना, और ये तार टूट गई थी, और आपने क्या कर रखा है, एक और इनकमिंग आ रही थी हमारी RYB इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करा, बीच में इन दोनों को कनेक्शन, आपको एक सप्लाई यहाँ से आ रही है आपकी, है ना, एक इनकमिंग ये आ रही है और दूसरी इनकमिंग ये आ रही है, मतलब दोनों सेम ही सोर्स से आ रही है पर दो अलग अलग वायर्स के थ्रू आ रही है। अब आपने क्या करा कि मान लीजिए आपके पास ये दो अलग अलग पॉइंट से सप्लाई आ रही है RYB की, है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मर पीछे एक ही है, ये मानो एक ट्रांसफॉर्मर है, तो इससे आपने RYB निकाले इस तरह से और यही वायर आपने कॉमन करके एक और पैरेलल रनिंग ले लिया, है ना, किसी और पर्पस के लिए, और वो आप यहाँ पे ले आए थे आगे, ठीक है। अब बीच में आपको फिर से कहीं से लूपिंग बनानी है, आप सारे बीच में भी इन्हें आपको कनेक्ट करना है, ठीक। मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है जहाँ पे यहाँ पे ये आपकी RYB ऐसे आ रही थी, ठीक है। अब ये एक ट्रांसफार्मर से आ रही है सप्लाई आपकी, और ये दूसरा ट्रांसफार्मर आपको इसके साथ पैरेलली कनेक्ट करना है RYB। अब आपने फेज सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा और आपने क्या करा, ऐसे सर बोला अरे छोड़ो मैं सुपर हीरो हूँ, मैं कैसे भी कनेक्ट कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उल्टे सीधे कनेक्शन कर देंगे बिना फेज सीक्वेंस को चेक किए तो यहाँ पे हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़। गड़बड़ क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इससे भयंकर ब्लास्ट हो सकता है, फॉल्ट वगैरह बहुत भयंकर हो सकता है, आग वाग लग सकती है। तो 3 फेज सिस्टम में पोलैरिटी का ध्यान रखना, फेज सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना है। चलो कुछ तीसरा पॉइंट तो रह गया। चलो अब तीसरा, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा है व्हाट इज द लाइन वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग अ फेज वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। एक 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज वोल्टेज अगर 230 वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। सर अभी तो पीछे पढ़ा आपने, फेज वोल्टेज की वैल्यू बताओ कितनी, 230 वोल्ट। लाइन वोल्टेज की वैल्यू आपसे पूछी गई है, एक रिलेशनशिप आपको पीछे बताया गया था। 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए ये रिलेशनशिप स्टार कनेक्टेड के लिए है। डेल्टा कनेक्शन में सर ये याद रखिएगा, कभी भूल जाएं आप, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ पढ़ा है तो देख लेना वो। तो बस फेज वोल्टेज 230 दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज निकालना है तो 230 का √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बताओ भाई, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कितना वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू आपको कमेंट करके बतानी है कितनी आएगी यहाँ से। फिर सेकंड न्यूमेरिकल हमसे पूछा है कि इन अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द लाइन वोल्टेज इज 440 वोल्ट, कैलकुलेट द फेज वोल्टेज। तो मेरे को चिंटू ने बोला सर अभी तो आपने बताया लाइन वोल्टेज की वैल्यू है √3 V फेज, तो लाइन वोल्टेज 440 दे दिया आपने, ठीक है, फेज वोल्टेज मुझे बताना ही है, तो मैं क्या करूँगा √3 से इसको डिवाइड कर दूंगा और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो लिख दूंगा। मैं बोल दूंगा सर गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया? अरे भाई कौन सा सिस्टम पूछा है, डेल्टा कनेक्टेड पूछा है। डेल्टा कनेक्टेड में चिंटू क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है।
तो ये चिंटू जैसे मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे भाई हमारा हो गया है चैप्टर 7 का पार्ट 4 कंप्लीट, यानी चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। अपने लिए तालियां बजा दो भाई। बहुत पेशेंटली आप लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का, मुझे भी पता है काफ़ी लेट हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि अगला वीडियो बना पाऊँ यार मैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेना कमेंट करके, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप जो भी बातें आज हमने करी वो आपको समझ में आई होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े वो आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।